गुड मॉर्निंग। सुबह का आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से ऑनलाइन कोर्स में आज का जो हमारा विषय है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तीसरी इकाई के रूप में उपस्थित हूँ। आज हम जो थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा मैथ्यू ऑनर। उन्होंने क्या आलोचना का स्वरूप उसके प्रकार पर डिस्कशन किया। टी.एस. इलियट, उनकी परंपरा की परिकल्पना और व्यक्तिक प्रज्ञा क्या थी? निर्भीकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? वस्तुनिष्ठ समीकरण संवेदनशीलता का आश्चर्य क्या है? आइए रिसर्च रागात्मक अर्थ संवेगों का संतुलन व्यवहार और उसकी आलोचना पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। साहित्य में अभिव्यंजना का कितना महत्व होता है तथा अभिव्यंजना के किन पक्षों से साहित्य की कृति विशेषता कविता की सर्जना उसके अध्ययन और मूल्यांकन में सहायता मिलती है। इस इकाई के माध्यम से साहित्यिक चर्चा में आधुनिकता के आगमन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आप यह भी जानेंगे कि आधुनिकता और परंपरा का सम्मेलन अंग्रेजी साहित्य प्रस्तुत करने वाले कवि आलोचक टी.एस. इलियट ने आधुनिकता को परंपरा विरोधी नहीं माना तथा किस प्रकार से उन्होंने स्वच्छंदता विरोधी काव्य विवेचन प्रस्तुत करने के बावजूद परंपरा के परिप्रेक्ष्य में ही किसी समकालीन रचनाकार के तुलनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन का प्रस्ताव किया है। आप यही भी जानेंगे कि आधुनिकता और परंपरा का सम्मेलन अंग्रेजी साहित्य में प्रस्तुत करने वाले कवि आलोचक टी.एस. इलियट ने आधुनिकता को परंपरा विरोधी नहीं माना। किस प्रकार से उन्होंने स्वच्छंदता विरोधी काव्य विवेचन प्रस्तुत करने के बावजूद परंपरा के परिप्रेक्ष्य में ही किसी समकालीन रचनाकार के तुलनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन का प्रस्ताव किया है। इन प्रसंगों को आप कैसे जान इससे पहले कवि आलोचक टी.एस. इलियट का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। जो टॉमस स्टर्ट इलियट 20वीं सदी के महत्वपूर्ण अंग्रेजी कवि आलोचक हैं, वे अंग्रेजी कविता के महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। इलियट ने अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवि आलोचक को वुडवर्थ एवं कॉलरिज की काव्य संबंधी स्थापनाओं के विरुद्ध स्वच्छंदतावादी विरोधी स्थापनाओं के लिए जाने जाते हैं। इलियट ने एलियट ने अंग्रेजी कविता एवं आलोचना में आधुनिकता का पथ प्रदर्शन किया तथा अंग्रेजी आलोचना की स्थापनाओं के विरुद्ध नई मान्यताएं प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी के महान रचनाकारों शेक्सपियर, मिल्टन, बैन, जॉनसन आदि का पुनर्मूल्यांकन किया। टी.एस. इलियट ने आलोचना के कुछ सिद्धांत निर्माण किए जिनमें परंपरा की अवधारणा थी, संवेदना की निसर्गता, वस्तुनिष्ठ संयोजन जैसे सिद्धांत प्रमुख थे। प्रस्तुत इकाई में टी.एस. इलियट के प्रमुख सिद्धांतों की हम चर्चा विस्तार से करेंगे कि इसमें हमने टी.एस. इलियट के बारे में क्या समझा, क्या जाना। उसके बाद साथ में हम लेंगे यहाँ मैथ्यू आर्नोल्ड को। मैथ्यू आर्नोल्ड जी कौन थे? उनका आलोचना स्वकार्य सिद्धांत क्या था? तो जो मैथ्यू आर्नोल्ड का समय था वो 1822 से लेकर 1828 ईस्वी है और हमें काव्य से ही शांति में शक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, काव्य के विज्ञान अपूर्ण है और भविष्य में काव्य एवं धर्म का जो कुछ भी ग्रह है उसे ग्रहण लेगा। काव्य की इस महती भूमिका के कारण ही आर्नोल्ड काव्य को जीवन की व्यस्तता मानते थे। सत्य तो यह है कि उसका यही मत था कि साहित्य और उसके जीवन की समस्याओं से विच्छिन्न है। अतः साहित्य का मूल्यांकन जीवन संदर्भ में चाहिए क्योंकि जीवन से संबंधित साहित्यिक सौंदर्य की मीमांसा निराधार होती है। इस आर्नोल्ड ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा। देखो, जो जीवन आप जी रहे हैं उसकी आलोचना, अगर आपके जीवन की आलोचना नहीं हो रही है मतलब आप जीवन को सही तरीके से नहीं जी रहे हैं। कहते ना कि जब आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ही नहीं कर रहे हैं मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति मनुष्य काम करेगा उसकी डेफिनेटली गलतियां भी होंगी, निश्चित है उसकी गलतियां होंगी। बिना गलतियों के कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता है। तो वही मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था कि जो साहित्य में अगर आलोचना नहीं है उस चीज की तो वो साहित्य परिपक्व नहीं है। जीवन की आलोचना कहा है, उन्होंने कहा ये एक जीवन की आलोचना है। लोक कल्याण को अत्य महत्व देते हुए साहित्य का आदर्श तथा कसौटी भी लोक मंगल एवं संस्कृति का विकसित रूप माना है।
इस प्रकार ऑनल्ड की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन आनंद न होकर मानव की ज्ञान कराना, मानव का आत्मविकास करना, समाज को उत्सुक करना, उसको सुझाव देना। हम सभी जानते हैं कि उसने एक स्थल पर यह भी कहा है कि मॉडर्ननेस ऑफ एंटीक्विटी ऑफ ऑन एक्शन हैज नथिंग टू डू विथ हिज फिटनेस फॉर या पोइटिकल रिप्रेजेंटेशन, अर्थात कार्य की आधुनिकता या प्राचीनता से काव्य विषय की उपयुक्तता को कोई संबंध नहीं है। कार्य की तिथि या उसके काल का कई महत्व है, लेकिन इसका सुझाव या झुकाव जो है वो प्राचीन विषयों से भ्रमित है। इस प्रकार से हम अगर बात करें टी.एस. इलियट की, तो उनका मानना था काव्य की निर्वैक्तिक इलियट की एक प्रसिद्ध उक्ति है, कविता का भाव नहीं वरन उससे पलायन है। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं वरन रोमांटिक कवियों के द्वारा काव्य रचना में कवि के व्यक्तित्व और संवेदन स्थान होता है। हुडवर्थ ने चित्त की शांत अवस्था में स्मृति द्वारा एक अर्थदैनिक अभिव्यक्ति को कविता कहा। इलियट ने इसे अमान्य किया। कविता को दिखाने के लिए इलियट ने विज्ञान के क्षेत्र में एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड नामक दो रासायनिक वस्तुएं प्लेटिनम के तार में प्रवेश करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में बदल जाती हैं। यह प्रक्रिया तभी संभव है जब तार मौजूद हो। फिर भी प्लेटिनम के तार का इस प्रक्रिया का कोई प्रभाव प्लेटिनम पर ज्यादा नहीं पड़ता है। मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड में आप प्लेटिनम का तार मिलाएंगे तब वो जाके क्रिया, लेकिन वो क्रिया इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। उसी प्रकार इलियट का मानना था, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उसके शब्दों में हमारी सभ्यता विविधता और जटिलता की सभ्यता है, और यह विविधता और जटिलता सूक्ष्म संवेदन पर असर डालती हुई अनेक गुण निष्क्रियों को जन्म देती है। कवि को अधिक से अधिक व्यापक, अधिक से अधिक सूक्ष्म, अधिक से अधिक अप्रत्यक्ष होना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वह भाषा को तोड़ मरोड़ कर अर्थ के संकुलन बना सके। एक कवि किस प्रकार की कविताओं का रचना करेगा कि उसमें क्या किसी भी प्रकार का वो तोड़ मरोड़ कर दे, तब भी वो उसके अनुकूल हो। एलियट के अनुसार अधिक अनुभवी पाठक कार्य को समझने जैसे विषय को लेकर अधिक चिंतित नहीं होता है। उसने अपने बारे में लिखा है, मुझे प्रिय लगने वाली कुछ कविताएं ऐसी हैं जो पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आई। कुछ ऐसी भी हैं जिनके विषय में मुझे निश्चय ही नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। उसकी दृढ़ता का एक और कारण हो सकता है कि श्रेष्ठ लेखक पाठक के लिए अनकहा छोड़ देता है। बहुत शानदार चीज यहाँ एलियट ने कहा है कि एक अच्छा लेखक जो होता है वो पाठक के लिए कुछ अनकही बातें छोड़ देता है। तो प्रौढ़ भाषा प्रयोग ही एक आदर्श भाषा है। एलियट का मत है कि भाषा में पूर्णता उस समय आए जबकि समाज में मस्तिष्क पूर्णता, साथ ही जब मनुष्य में अतीत का बोध हो, विश्वास और भविष्य की कोई सजग शंका ना हो। एलियट ने काव्य भाषा का विवेचन करते हुए कहा है कि युग भाषा की आवश्यकता है, उस पर जोर दिया उन्होंने। इस संबंध में एलियट का मत है कि वास्तव में कविता की भाषा नहीं होती। जिन्होंने कवि बातचीत करता है, सुनता है, उसकी भाषा को युग की भाषा के इतने संपर्क में होना चाहिए कि श्रोता या पाठक उसे सुनकर या पढ़कर उठ कहे क्या कहने लगे कि अभी कविता में बात करना है तो मैं इसी प्रकार बात करता हूँ, जो मैंने कहा ना आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ना, रिदम्स पे गाना, ब्रीथलेस सॉन्ग गाना। तो वो अपनी अपनी पूरी की पूरी बात, मम्मी मैंने खाना नहीं खाया है, मुझको आज स्कूल नहीं जाना, मतलब इस तरीके से आप उस कंटेंट को पूरा कर सकते हो। तो वो चीजें जो आज हमारी जनरेशन लेके आ रही है मार्केट में नए तरीके से, ये टी.एस. एलियट कितने पुराने समय में दे गए थे हमें कि कविता वो है जिसमें लोगों को लगे कि इसमें मैं बात भी नेचुरल तरीके से कर सकता हूँ। तो एलियट परंपरा से अधिकाधिक मात्रा में ग्रहण की बात स्वीकार करता है। वह इसकी दृष्टि में श्रेष्ठ काव्य सृजन के लिए अव्यक्तवाद महत्वपूर्ण है। परंपरा से प्राप्त श्रेष्ठ तत्वों का सृजन में प्रयोग करता है। सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से आए तत्वों का प्रयोग कभी कलाकार के व्यक्तिक संवेगों पर अंकुश लगाता है। वह कलाकार होने के व्यक्तित्व का बलिदान चाहता है, तभी श्रेष्ठ काव्य जन्म ले सकता है। जब कलाकार होने के व्यक्तित्व का वह बलिदान मांगेगा तब वह श्रेष्ठ एक जन्म ले सकता है। Poverty is not a turning loose of emotions, but an escapes from emotions. It is not explanation of personality, but an escape for personality.
व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति कला नहीं है, वरन उससे व्यक्तिगत भावों का पलायन कला है। इस प्रकार इलियड काव्य में कवि व्यक्तित्व को महत्व नहीं देता है। उसकी धारणा है कविता इसलिए महान है। देखिए, कविता क्यों महान है? इस सिद्धांत की देखिए समीक्षा है। इस पर आरोप लगाया गया कि कविता व्यक्तित्व निरपेक्ष नहीं हो सकती। कविता जो होती है वो व्यक्तित्व निरपेक्ष नहीं हो सकती। वह दूसरी है कि कवि के अनुभव कविता में व्यक्त होकर साधारणीकृत बन जाए। उसका निराकरण करते हुए स्वीकार किया गया कि रोमांटिक काव्य की अतिशय व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना ही उसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उसकी बात की मान्यताएं ये सब करती है कि व्यक्तित्व के सार्थक होते। उन्होंने कहा, मैं विश्वास करता हूँ अपने कवि पात्रों को अपना वंश अवश्य प्रदान करता हूँ, परंतु मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि अपने निर्मित पात्र द्वारा स्वयं प्रभावित होता है। एलियट का क्लासिकल या शास्त्रीयवादी सिद्धांत क्या है? एलियट ने अपने लेख व्हाट इज क्लासिकल इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैसे इसके प्रकाशन से पूर्व भी 1928 में इन्होंने एक भाषा को ऊंचाई तक पहुंचा देता है। एलियट के अनुसार कवि की महत्ता के संदर्भ में उसकी भाषा को परखना चाहिए। जब भाषा की संभावना उत्कृष्ट हो जाती है तब एक क्लासिक कवि जन्म लेता है। क्लासिक कवि जन्म कब लेगा? जब उसकी धारणाएं बदल जाएंगी। देखिए, दैट इज नॉट पोएट alone of whom we have take account but the language is which we write. It is not merely that classic poet executes the language, but that in a executive language is the kind which may produce a classic fact. क्लासिक कवि जिस प्रकार व्यक्तित्व को प्रदान करता है, उसी प्रकार वह भाषा के जिस रूप को ग्रहण करता है उससे भी वह पूर्णता प्रदान कर देता है। क्लासिक कवि जिस भाषा में लिखता है उसकी पूर्णता और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन emotions in the form of art is a selection set of events which shall be the formula of the patrick facts are giving the immediately advocate. दूसरे शब्दों में ऐसी वस्तु संघटना स्थिति जतक घटना श्रृंखला प्रस्तुत की जाए जिसमें नाटकीय भाव सूत्र हो, तब इसमें कवि की अभिव्यंजना शक्ति खुलकर बाहर निकल कर आती है कि कवि किस प्रकार से अपने कार्यों को करना चाहिए।